चुनाव जो है से नज़दीक आ गया है, आप पब्लिक फील्ड में जा रहे हैं, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, कोई भी मतदाता जो होते हैं वह अपने अपने विगत वर्षों के कार्यों का आकलन करते हैं और फिर वह निर्णय लेते हैं कि हमको किसी वोट देना है, किसी वोट नहीं देना है। अभी जो मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ या फिर मेरे अन्य संपर्क में जो लोग हैं, शिक्षक वर्ग के लोग हैं, उनसे जो बातें सामने आ रही हैं वो स्पष्ट रूप से यह संकेत दे रहा है कि जो हमारे पिछले एमएलसी थे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, उनके द्वारा उनके शिक्षकों के हित के लिए या फिर शिक्षा के लिए कोई भी विशेष कार्य नहीं किया गया। लगभग जगहों से शिकायतें आ रही हैं कि हमारे पास इतने इतने छात्रों का नामांकन है लेकिन उनको पढ़ाने के लिए जगह नहीं है। जो स्कूल है वह जर्जर है, टूटा हुआ है। बहुत सारे स्कूलों में पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, शिक्षकों को पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, बैठने तक की व्यवस्था नहीं है, कुर्सियों का अभाव है, टेबल नहीं है। तो नाराज़गी तो निश्चित रूप से उन विधान पार्षद के लिए है जो अभी तक जिनसे अपेक्षा वो करते चले आ रहे थे। और मुझसे बार बार वो कह रहे हैं कि सर ठीक है, हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन कम से कम शिक्षा की स्थिति में सुधार आप ज़रूर करवाइएगा। स्कूलों की जर्जर व्यवस्था को सर ज़रूर दुरुस्त करवाइएगा। लगभग सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें कोई बाउंड्री की व्यवस्था नहीं है। बच्चे पढ़ते रहते हैं, उसी बीच जानवरों का झुंड आ जाता है, वहाँ बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं। बिहार में 6 गो हैं, 6 गो कभी भी परिषद में मतलब कि इसकी मांग को नहीं रखेंगे, इस पर क्या कहना है? देखिए, अभी विगत कुछ दिनों पहले प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक के शिक्षक हड़ताल पर चले गए थे। आम जनता से जाकर के आप बात कीजिएगा, तब पता चलेगा कि शिक्षकों की जो मांगे थी जिसके कारण वो हड़ताल पर चले गए थे, वो सही था या गलत था। या फिर आप खुद अगर उसको देखते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं, शिक्षकों की एक एक मांगे जायज़ थी। भारत के किसी भी कोने में जो शिक्षकों के लिए शब्द यूज किया जा रहा था वह शब्द था कौन सा? नियोजित शिक्षक। नियोजित शिक्षक क्या होता है? आप एक कल्याणकारी राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं और आप ही शिक्षकों का शोषण करते हैं। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। आप ही शिक्षकों का शोषण करते हैं। जब जैसे लेक्चरशिप की बहाली होती है तो लेक्चरशिप में जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं तो एक ये लिमिट उनका ये सैलरी है कि भाई लेक्चरर का सैलरी है वो 16,500 से 39,000 है, 37,000 है, ठीक है ना। तो हमारे जो शिक्षक स्कूलों में आ रहे हैं उनका भी तो सैलरी फिक्स होना चाहिए था कि उनका मूल वेतन इतना होगा, फिर भत्ता इतना दिया जाएगा, टीए डीए ये होगा, सब होगा। लेकिन राज्य सरकार जो है से घोषणा की थी कि हर पंचायत में हाई स्कूल खुलेंगे। अभी तो हाई स्कूल नहीं खुले कि सरकार घोषणा तो कर देती है लेकिन कहीं आपको धरातल पर वह दिखेगा नहीं। आप जनरल स्कूल की बात को छोड़ दिया जाए अगर, तो हम देख रहे हैं कि लड़कियों के लिए बहुत सारे ऐसे प्रखंड हैं जहां पर लड़कियों के लिए स्कूल की व्यवस्था नहीं है। लड़कियां 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर दूर जाकर के स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं और वो हमेशा असुरक्षा की भावना से ग्रसित होती हैं। दूसरी बड़ी बात कि जहां जनसंख्या के आधार पर अगर आप स्कूल खोलना चाह रहे हैं तो अविलंब वो स्कूल खुल जाना चाहिए था। उन स्कूलों में शिक्षकों की बहाली हो जानी चाहिए थी ताकि वहां के पढ़ने वाले रहने वाले बच्चे उन स्कूलों में जाकर के उचित शिक्षा की व्यवस्था कर लें। उसी तरीके से बीएड की जो व्यवस्था है वो देख लीजिए, सरकार के द्वारा इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है। बीएड करने के लिए आज भी सरकारी बीएड कॉलेजों की संख्या एकदम नगण्य है, बहुत कम है। प्राइवेट बीएड कॉलेजों की संख्या अधिक है। उन प्राइवेट बीएड कॉलेजों में आप जाके देखिए तो मिनिमम 1.5 लाख रुपया फ़ी होता है
और 1.5 लाख फी होने के बाद भी अतिरिक्त बच्चों को कुछ देना पड़ता है। सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, उसमें आप बच्चों को ये सरकार के तरफ से जो राहत दी जाती है, अनुसूचित जाति या फिर बैकवर्ड के जो बच्चे होते हैं उनको जो राहत दी जाती है कि ठीक है आपको ये जो मिलता है छात्रवृत्ति मिलती है, तो वो होता है। लेकिन जिन बच्चों के पास 1.5 लाख रुपए होंगे वही तो एडमिशन लेंगे, छात्रवृत्ति तो आप बाद में दे रहे हैं। तो सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिए था कि अनुसूचित जाति जनजाति या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो बच्चे बीएड करना चाह रहे हैं उनको फी में कमी कर देनी चाहिए थी। फिर स्कूल के साथ वो अपना टैग करें कि स्कूल को जो कम हो रहा है हम वो स्कूल को दे देंगे, स्कूल उनसे मांग करेगी। लेकिन ऐसा नहीं करके वो सीधे बच्चे से वो पैसा लेते हैं और बच्चे जिनके पास 1.5 लाख रुपए नहीं हैं वह इंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद भी एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। परिणाम यह हो रहा है कि सभी गरीब के बच्चे जिनके पास पैसे नहीं हैं वह बीएड करने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं और शिक्षा जगत से वो दूर चले जा रहे हैं। आप जीतने के बाद में कौन सा काम कीजिएगा शिक्षक के लिए? अभी मैं बहुत एक एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी कोविड-19 के कारण लगभग 7 महीने से स्कूल बंद थे और विगत उन दिनों में शिक्षकों को वेतन भी नहीं मिल रहे थे किसी को। हमने सबने सुना कि उस अवधि में बहुत सारे हमारे शिक्षक पैसे के अभाव में बीमारी से ग्रसित होने के कारण मृत्यु की शैया पे चले गए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है शिक्षा व्यवस्था की कि उनके मरने के बाद भी उनको पैसे सरकार के द्वारा जारी नहीं किए गए, नहीं दिए गए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक शिक्षक कोष की स्थापना करूं और ऐसे जो आपदा होता है, ऐसा जो आपदा होता है कि विशेष समय में अगर शिक्षकों को कुछ पैसे की आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता है, तो हम उस शिक्षक कोष से उन सभी शिक्षकों को जो आवश्यकता के जिनको आवश्यकता है उनको उस मुहैया कराया जाए, पैसा उनको मिले ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। परिचय दिया जाए। मैं विजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, लंगर सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर।